नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। पहली अपडेट डीआरडीओ को लेकर आ रही है। दरअसल डीआरडीओ एक ब्रांड न्यू मिसाइल यानी कि अग्नि प्राइम का परीक्षण करने जा रहा है और ये अग्नि 1 का एक इम्प्रूव्ड यानी कि एडवांस वर्जन है। इस कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर तक हो सकती है और ये अपनी अग्नि 1 की तुलना में कई सारे सुधारों के साथ आएगी और ये पहले के मुकाबले अधिक चुस्त यानी कि एजाइल होगी और इसे रोड मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है। इससे पहले ये खबर भी आ रही थी कि अग्नि प्राइम का कैनिस्टर आधारित सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है, जो कि सतह पर कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल होगी और ये 1000 किलोग्राम या फिर परमाणु हथियारों के कन्वेंशनल पेलोड को ले जाने में सक्षम है। सिंगल स्टेज अग्नि 1 के विपरीत अग्नि प्राइम एक डबल स्टेज मिसाइल है जो कि किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल से बच सकती है और इसे कई तरीके के कंपोजिट मटेरियल से बनाकर इसको वजन को न केवल हल्का किया है बल्कि इसे और ज्यादा स्लीकर भी बनाया गया है। अग्नि प्राइम तीसरी पीढ़ी की मिसाइल होगी, जैसे कि बताया गया है कि इसकी रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर तक हो सकती है। पहला अग्नि टीडी 1989 में विकसित किया गया था, जिसके बाद 2009 में अग्नि 1 में इसे बदल दिया गया और अग्नि प्राइम अग्नि 1 का पूरक होगा। अग्नि 1 जो कि इस वक्त स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड के अधीन है, ठीक उसी तरीके से अग्नि प्राइम भी स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड के अधीन ही रहेगी, जिसके हाथ में भारत की टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स की चाबी है। बढ़ते अगले डिफेंस अपडेट की तरफ। चाइना लगातार कुछ न कुछ तो बोलता है, क्योंकि जब उस पर बीतती है तो वो अपना दुखड़ा कुछ अलग तरीके से ही गाता है। ऐसे में चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत दोनों देशों के सीमावर्ती इलाकों में सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है। आप गौर कीजिए शब्द पर कि उसने क्या कहा है कि सैन्य तैनाती भारत बढ़ा रहा है। यार, भारत के पास फालतू का टाइम है क्या? वो इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि तुमने भी डिप्लॉयमेंट कर रखी है और तुम नहीं मान रहे हो। सबसे बड़ी बात तो ये है। ऐसे में ग्लोबल टाइम्स के हवाले से जो खबर आई है उसमें कहा गया है कि चीन भारत सीमा पर तनाव का मूल कारण ये है कि भारत सीमा क्षेत्रों में सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है और चीन के क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहा है। वाह, क्या बात कही है कि चीन के क्षेत्र का अतिक्रमण। दोस्तों, हम भूले नहीं है 1962 को, जिस तरीके से इन्होंने काफी ज्यादा एरिया हमारा अपने कब्जे में कर लिया था। तो ऐसे में चाइना की तरफ से ये बात आ रही है कि भारत उसके क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहा है, यानी कि इन्क्रोचमेंट कर रहा है और साथ ही उन्होंने कहा कि इसी वजह से दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ रहा है। यही नहीं, चाइना के विदेश मंत्रालय ने चीन की निरंतर सैन्य तैनाती का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जाहिर तौर पर लद्दाख गतिरोध एक सामान्य है। चाइना के विदेश मंत्रालय के हवाले से ये बात भी सामने आई है कि चीन भारत सीमा के पश्चिमी हिस्से में चीन की सैन्य तैनाती एक सामान्य रक्षा व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य केवल अतिक्रमण के खतरों को रोकना और उनका जवाब देना है। आपको बता दें कि गलवान संघर्ष के कारण सीमा क्षेत्र पर भारत ने बड़े पैमाने पर अपनी सेना को डिप्लॉय किया हुआ है और ये नहीं, चाइना ने भी वहां पर अपने सैनिकों को डिप्लॉय किया हुआ है। ऐसे में बफर जोन की बात चाइना की तरफ से आ रही है, लेकिन चाइना अब इस बात पर भी राजी नहीं हो रहा है कि बफर जोन कहां से कहां तक होना चाहिए। दरअसल बफर जोन में तो काफी बड़ा हिस्सा जो इस वक्त चाइना दबा के बैठा हुआ है वो भारत के अंडर में आता है। तो ऐसे में बफर जोन की बात उसके मुंह से निकलना और उस बात पर सहमत नहीं होना या उस बात पर किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं देना, तो ये अपने आप में चाइना को एक तरह से दोगला बनाता है। एक तरफ बात कुछ और है, दूसरी तरफ कुछ और बात करता है, लेकिन समाधान के पक्ष में वो नजर नहीं आ रहा है। खैर, बढ़ते हैं अगली डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि डीआरडीओ को लेकर आ रही है। भारत लगातार अपने आप को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और खास करके डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहा है और ऐसे में डीआरडीओ ने स्विफ्ट यूएवी का ग्राउंड ट्रायल शुरू कर दिया है। भारत ने अपने आने वाले मानव रहित स्टेल्थ बॉम्बर के लिए स्विफ्ट, जो कि 1 टन ऑल ऑफ वेट यानी कि AUW टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है, यानी कि इस प्रोटोटाइप की जमीनी स्तर पर परीक्षण करने शुरू कर दिए, जिसमें कि इसको इन्वॉल्व किया जाना है लो, मीडियम और हाई स्पीड टैक्सी टेस्टिंग में, ताकि इस एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस और इंस्ट्रूमेंटेशन का पता लगाया जा सके ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के थ्रू। और ये ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन इसे वेरीफाई करेंगे, इसके फंक्शंस को वेरीफाई करेंगे, खास करके इसकी एक्सीलरेटेड स्पीड को, और इसके बाद जो डेटा एकत्रित किया जाएगा उस पर अध्ययन किया जाएगा। पूरी तरीके से उसके लिए टीम बैठेगी और उसके बाद अगले कुछ हफ्तों में इसके उड़ान परीक्षण किए जाएंगे। आपको बता दें कि स्विफ्ट में एक रूसी NPO सैटर्न 36 MT टर्बोफैन इंजन इसमें लगाया गया है, जिसके बाद यानी कि बाद के स्टेज में इसमें एक स्वदेशी GTRE के स्मॉल टर्बोफैन इंजन यानी कि STFE में इसे चेंज कर दिया जाएगा। डीआरडीओ ने इस साल की शुरुआत में कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि CVRDE द्वारा विकसित स्विफ्ट प्रोग्राम के लिए रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर यानी कि RLG सिस्टम को भी दिया था। आपको बता दें कि इस स्विफ्ट टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन से जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा वो फ्लाइंग विंग कॉन्फ़िगरेशन और ऑटोनोमस टेक ऑफ और लैंडिंग तकनीक,
इसके अलावा वापस लेने योग्य लैंडिंग गियर सिस्टम, फ्लाइंग विंग डिजाइन और विमान के कम रडार सिग्नेचर का डेटा इससे एकत्रित किया जाएगा, जिसके बाद इसमें जो भी कमी होगी उसको सुधारा जाएगा। ड्राई कावेरी इंजन की बात करते हैं तो ड्राई कावेरी इंजन के द्वारा संचालित भारत का घातक स्टेल्थ फ्लाइंग विंग कॉम्बैट ड्रोन जो कि 46 किलो न्यूटन का थ्रस्ट उत्पन्न करता है, ये 2024 से 25 तक उड़ान परीक्षणों के लिए तैयार हो जाएगा और जब अधिकांश तकनीकों को स्केल डाउन स्विफ्ट के संस्करण के लिए मान्य कर लिया जाएगा। अब ये नई बातें सामने आ रही है कि स्विफ्ट मानव रहित विंगमैन बॉम्बर प्रोग्राम के हिस्से के रूप में भी प्रोडक्शन में लाया जा सकेगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ जो कि रशिया की तरफ से आ रही है। हालांकि रशिया यहाँ पर AK-203 राइफल के लिए काफी देर कर रहा है, लेकिन ऑफर देने में वो कमी नहीं कर रहा है। जी हाँ, ऑफर में अब उसने भारत को अपनी ड्रैगनोव स्नाइपर राइफल को दिखाया है, यानी कि अपग्रेडेड स्नाइपर राइफल है जिसे उसने भारत के लिए पेश किया है। रूस भारतीय सेना में लगभग सभी जो फ्रंट लाइन की बटालियन है उनके लिए अपनी ड्रैगनोव स्नाइपर राइफल की अपग्रेडेड वर्जन की पेशकश करा है, जो कि एक बेहतर सटीकता के साथ आती है और ये अपग्रेडेड राइफल है और अगले महीने इसका प्रदर्शन किया जाएगा। ये जो अपग्रेडेड पैक भारत को मिल रहा है ड्रैगनोव स्नाइपर राइफल्स का, वो फ्रंट लाइन सैनिकों को बड़ी संख्या में दिया जाएगा और नई स्नाइपर खरीदने के लिए कम लागत वाले विकल्प के रूप में इसे पेश भी किया जाएगा। वहीं भारत, इजराइल और अमेरिका से कम मात्रा में स्नाइपर राइफलों को लाया है, लेकिन ड्रैगनोव को अभी भी लंबी दूरी की पैदल सेना का मुख्य हथियार माना जाता है। रूसी अधिकारियों का कहना है कि इस क्लास की नई स्नाइपर राइफल खरीदने की लागत के लिए भारत भविष्य की सेवा के लिए अपने 4 ड्रैगनोव्स को आसानी से अपग्रेड भी कर सकता है और इस अपग्रेडेशन में स्नाइपर का जो लक्ष्य है वो काफी सुधरा हुआ होगा, काफी सटीकता के साथ वो अपने लक्ष्य को अंजाम दे सकता है और ये काफी आरामदायक भी है। आपको बता दें कि रूसी कंपनी ने यह बात भी कही है कि केवल उसके पास भारतीय ड्रैगनोव्स के अपग्रेडेशन को प्रमाणित करने का अधिकार है और इसके प्रस्ताव में यूनिट स्तर पर काम करने के लिए सैनिकों और वर्कशॉप के कर्मियों को प्रशिक्षण देना भी शामिल है। हालांकि भारत की तरफ से भी कहना है कि ये जो अपग्रेडेड स्नाइपर राइफल्स है इन्हें मेक इन इंडिया के तहत अपग्रेड किया जाए और जो अपग्रेडेड किट का निर्माण है वो भारत के मौजूदा कारखानों की जो असेंबली लाइन है वहां पर बनाया जा सके या उसके लिए आप अतिरिक्त असेंबली लाइन्स भी खोल सकते हैं। अब ये प्रस्ताव भारत ने उल्टा रशिया के ऊपर भी डाल दिया है कि भैया ऐसा है, हम तभी लेंगे आपसे आपकी अपग्रेडेड स्नाइपर राइफल जब आप मेक इन इंडिया के तहत भारत में इसके कंपोनेंट्स को बनाओगे, क्योंकि AK-203 जो राइफल है दोस्तों उसकी डील अटकी पड़ी है। रशिया की तरफ से भी इसमें काफी सारी प्रॉब्लमें आई है। दोस्तों अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो चाइनीज घुसपैठी को लेकर आ रही है। आपको ये बात तो मालूम ही होगी कि एक व्यक्ति जो कि पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, इसे पकड़ा गया। शुरू में तो ये बड़ा सीधा साधा बन रहा था और इसने कहा कि वो केवल एक व्यापारी है, उसके होटल्स चलते हैं, बस उसके अलावा उसने ये बात अपनी कबूली। लेकिन जब BSF ने प्यार से इससे पूछा तो इस बंदे ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ ये अपनी बात पर ही अटका रहा कि भाई मैं एक व्यापारी हूं जो भारत आता जाता रहता हूं। लेकिन जब ये बात नहीं माना, लगाए गए जब 3-4 चपेट, जब इसे सही से तोड़ा गया तब इसने बताया कि भाई हकीकत क्या है। दोस्तों पकड़ा गया ये चीनी नागरिक जिसका नाम हैन जुनवे है। पूछताछ के दौरान उसने अधिकारियों को बताया कि चीनी एजेंसी ने बेंगलुरु की उस कंपनी को निशाना बनाया जो मंत्रालय और BSNL से जुड़ी हुई है। इसके अलावा भारत की कई एरोस्पेस कंपनियां भी चाइना के इन एजेंसियों के निशाने पर हैं। साथ ही आगे उसने बताया कि चीन की एजेंसियां भारत की रक्षा प्रणालियों में ताक झांक करने की कोशिश कर रही हैं, इसीलिए वे भारतीय रक्षा मंत्रालय की अलग अलग वेबसाइटों को हैक करने का प्रयास भी कर रहे हैं। जब इससे पूछा गया कि भाई तू क्यों घुसा भारत में, तेरी क्या इंटेंशन थी भारत में घुसने की, तो उसने ये बताया कि वो ये काम यानी कि जासूसी का काम काफी लंबे समय से कर रहा था। और यही नहीं, जब इसे गिरफ्तार किया गया इसके पास मौजूद मोबाइल फोन और लैपटॉप को अनलॉक करने का प्रयास जब भारतीय अधिकारियों ने किया तो वो इसमें असफल रहे, क्योंकि इसमें काफी जटिल लॉक लगाए हुए थे इसने। अब वो डेटा भी सामने आने वाला है उसके ऊपर भी, क्योंकि वो चाइनीज भाषा में है तो सब चीज के बारे में एनालिसिस करके पता चलेगा कि चाइना और क्या क्या करने की कोशिश में था। यानी कि चाइना ने पूरी तरीके से भारत की सुरक्षा एजेंसियां, एरोस्पेस एजेंसियों को, इन पर उसका निशाना सीधे तौर पर है और जानकारी हासिल करना चाहता है। यानी कि सेंधमारी से लेकर चुनौती देने तक का कार्य चाइना कर रहा है और इस तरीके से अपने नागरिकों को भारत में अवैध रूप से घुसाने की कोशिश भी कर रहा है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो चंद्रयान 2 को लेकर आ रही है। इसरो ने कहा कि भारत के चंद्रयान 2 मिशन के एक उपकरण ने सौर, कोरोना और हेलिजियोफिजिक्स पर उत्कृष्ट विज्ञान परिणाम प्रदान किए हैं, यानी कि आउटस्टैंडिंग साइंस रिजल्ट्स प्रदान किए हैं। हालांकि इसरो ने कहा कि हमें ऊर्जा की उत्पत्ति और सूर्य के
अन्य विभिन्न पहलुओं के बारे में काफी अच्छी समझ है, लेकिन फिर भी कई संभावित लाइफ चेंजिंग फिनोमेना अभी भी रहस्य बनी हुई है। इनमें से कुछ रहस्य सूर्य के गर्म बाहरी वातावरण से संबंधित है, जिसे कोरोना कहा जाता है, जो कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अल्ट्रावायलेट और एक्सरे तरंग वेवलेंथ में अधिक उत्सर्जन करता है। अब बता दें कि कोरोना में 1 मिलियन केल्विन से अधिक तापमान पर आयनित गैस होती है, जो सूर्य के सरफेस टेम्परेचर के 6000 केल्विन के फोटोस्फेरिक तापमान से बहुत अधिक है। इसलिए सूर्य के और अधिक अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन पर भी काम चल रहा है, जो कि आने वाले समय में लॉन्च किया जाएगा। और जो सूर्य से जुड़ी काफी जटिल बातें हैं जो अभी तक समझ से परे है, उसके बारे में इसरो भी जानकारी जुटाएगा। हालांकि नासा ऑलरेडी सोलर प्रोब लॉन्च कर चुका है, वो भी कुछ सालों में काफी करीब पहुंच जाएगा सूर्य के। यानी कि सूर्य एक रहस्य है, अभी भी बना हुआ है, लेकिन वक्त के साथ इंतजार करना होगा कि क्या रहस्य सामने उजागर होता है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपको कोई सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।